नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। सो गाइस, आज का ये वीडियो 12th क्लास हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है ईंटें मन के तथास्तिया, उसको हम समझने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 से 4 टॉपिक समझाया था, जिसमें हमने बात किया था कि हड़प्पा सभ्यता को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसके अलावा हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके की हमने बात की थी, और हड़प्पा वासियों की कृषि प्रौद्योगिकी की हमने बात पिछले जो पार्ट की जो वीडियो थी वहाँ तक हमने समझ लिया था। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे का जो चैप्टर है, मतलब उससे आगे का जो टॉपिक है, उसको हम समझने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, आज की हम एनसीईआरटी बुक का जो तीसरा टॉपिक है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, जो है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को जो सबसे नियोजित और सबसे विकसित केंद्रों में से जो एक था वो मोहनजोदड़ो ही था। और मोहनजोदड़ो की तुलना आज हम आधुनिक अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से कर सकते हैं, जैसे इसकी नगर नियोजन पद्धति थी। अब मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर किन कारणों से थी उसकी हम बात करने वाले हैं, उसको हम समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये है कि इसमें हम सबसे पहला पॉइंट की बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो में क्या था कि बस्तियों का विभाजन 2 भागों में किया गया था। पहला पॉइंट है, बस्तियों का विभाजन कितने भागों में था? 2 भागों में। एक जो बहुत ही ऊंचाई पे बनाया जाता था लेकिन काफी छोटा था, जिसको दुर्ग कहा गया। एक बहुत छोटा है लेकिन ऊंचाई पे बनाया गया है, जिसको क्या कहा गया? दुर्ग। दूसरा है जो नीचे की तरफ बनाया गया है लेकिन काफी दूर तक फैला हुआ है, और इस इलाके को निचला क्षेत्र कहा गया। जैसे बचपन में आप लोग छोटा भीम देखा करते होंगे, तो छोटा भीम में हम जहाँ राजा इंद्रवर्मा और इंदुमती, जहाँ रानी इंदुमती रहती है, वो क्या है, ऊंचाई पे बनाया गया है लेकिन काफ़ी छोटा है। लेकिन नीचे इलाके में हम जहाँ पे छोटा भीम को देखते हैं, चुटकी है, राजू है, और भी बहुत सारे लोग हैं, कालिया है, ढोलू भोलू है, तो वो निचले इलाके में रहते हैं। लेकिन निचला इलाका काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और उसको निचला शहर कहा गया। तो इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में भी क्या था, शहरों को 2 भागों में बांटा गया था। एक उचला शहर जो काफ़ी छोटा होता था, जिसको दुर्ग कहा गया, और दूसरा निचला शहर था जो कि नीचे की तरफ बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है चबूतरों का निर्माण। अब आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि हड़प्पावासी क्या करते थे, या मोहनजोदड़ो के लोग क्या करते थे, घरों को बनाने से पहले चबूतरों का निर्माण करते थे। अब ये चबूतरा क्या काम करते थे? चबूतरों का मेन काम होता था घर को मजबूती प्रदान करना, घर को नींव प्रदान करते थे। मतलब कि अगर कोई आंधी तूफान आ गया, भूकंप आ गया, तो भी घर गिरता नहीं था, ढहता नहीं था, वो टिका रहता था। तो चबूतरों का ये काम होता था। तो ये 2 पॉइंट हो गए दोस्तों, 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है समान आकार के ईंटों का उपयोग। देखिए दोस्तों, हड़प्पावासी क्या करते थे, घरों को बनाते समय एक जैसी ईंटों का उपयोग करते थे। जो ईंटें थी वो 2 तरीके से बनाई जाती थी। या तो ईंटें धूप में सुखा के बनाई जा सकती थी, और दूसरा तरीका था भट्टी में पका के बनाई जा सकती थी। तो इन 2 तरीकों से ईंटों को बनाया जाता था, और ईंटें एक जैसी होती थी, समान आकार की ईंटें होती थी। चौथा पॉइंट हम बता सकते हैं नालियों का निर्माण। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आ जाता है। नालियों के निर्माण की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी प्रणालियों में से एक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। यानी कि हड़प्पा वासियों ने क्या किया था, अपने नगरों से गंदे पानियों को निकालने के लिए एक अनूठी प्रणाली अपना रखी थी, जिसको हम नियोजित जल निकासी प्रणाली कहते हैं। इसमें क्या होता था कि हड़प्पावासी अपने सभी गलियों और नालियों का निर्माण एक ग्रिड पद्धति में करते थे। अब ग्रिड पद्धति होता है क्या है, तो ग्रिड पद्धति मतलब जो एक दूसरे को समकोण पे काटे। नालियां और गलियां क्या करती थी, एक दूसरे को समकोण पे काटते हुए निकलती थी, 90 डिग्री के कोण पे काटते हुए निकलती थी। तो गाइस, ग्रिड पद्धति में नालियों का निर्माण होता था। इसके अलावा पहले क्या होता था कि गलियों के साथ नालियों का निर्माण होता था, और उसके आसपास फिर बाद में घर बसाए जाते थे। ऐसा नहीं कि यार पहले घर बना लिए लोगों ने और नालियों का आता पता ही नहीं है, नालियाँ कहाँ है, गलियाँ कहाँ है, उसका आता पता नहीं है। जैसे कि आजकल आप दिल्ली जैसे शहरों में भी आप बहुत सारे इलाके में जाओगे तो ऐसा ही होता है। लोगों ने घर तो बना रखे पर उनके नालियों का आता पता नहीं है, गलियों का आता पता नहीं है। जहाँ खाली प्लॉट मिल गया वहाँ पे नाली बहा दी। तो ये नियोजित शहर नहीं कहलाएंगे, लेकिन हड़प्पावासी समझदार थे। गलियों को, नालियों का निर्माण एक नियोजित ढंग से करवाते थे। पहले गलियाँ बनवा दी, उसके आसपास नालियों का निर्माण हो गया, और उसके आसपास फिर घर बना लिए। तो इस तरीके से गलियों और नालियों का निर्माण एक नियोजित ढंग से करवाया जाता था। दोस्तों, अब हम अपने 5वें पॉइंट की बात करते हैं। 5वां पॉइंट है आवासीय भवनों का निर्माण, या फिर इसको हम गृह स्थापत्य भी कहते हैं। अब आवासीय भवन
उन घरों को कहते हैं जिसमें कि लोग रहते हैं, जिसमें लोग निवास करते हैं। अब इसकी स्थापना कैसे की जाती थी, यानी कि आवासीय भवनों को कैसे बनाया जाता था, उसकी हम बात करने वाले इस पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पावासी आवासीय भवन के मध्य में आंगन बनवाते थे। आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे और आंगन का प्रयोग खाना पकाने के लिए, कटाई करने के लिए होता था, विशेषकर गर्मियों के मौसम में। और आज भी आप अगर ग्रामीण इलाके में जाते हो, गांव में जाओगे, तो आप देखोगे कि सेम इसी तरीके से घरों का निर्माण होता है। बीच में आंगन बना दिया, आंगन के चारों तरफ कमरे बना दिए गए और आंगन का प्रयोग खाना पकाने के लिए होता है या फिर दूसरे काम के लिए किया जाता है। इसके बाद हम छठे पॉइंट की बात करते हैं। छठा पॉइंट है कुओं का निर्माण। देखिए दोस्तों, हड़प्पावासी कुओं के निर्माण को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और हड़प्पावासी कुएं ऐसे स्थान पे बनवाते थे जहाँ पे राहगीर या राह में चलने वाला व्यक्ति जो है आसानी से पहुँच सके और उसमें से पानी पी सके। तो मोहनजोदड़ो से खुदाई के दौरान 700 कुओं की संख्या मिली है। कितने? 700। ठीक है, तो कुएं का निर्माण भी हड़प्पावासी नियोजित ढंग से करवाते थे। दोस्तों, अब हम इसके लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो है विशाल स्नानागार, या फिर हम इसको सार्वजनिक स्नानागार भी बोलते हैं। अब स्नानागार क्या होता है? जिसमें लोग स्नान करें। सार्वजनिक स्नानागार मतलब कि जहाँ पे सभी लोग स्नान कर सकते हैं, सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो दुर्ग वाला इलाका था, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग वाला इलाका था, मतलब ऊंचाई पे बना हुआ जो इलाका था, वहां से विशाल का स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। और विशाल का स्नानागार का प्रयोग लोग अनुष्ठानिक कार्यों को संपन्न करने के लिए, यानी कि कोई विशेष त्यौहार है, पूजा पाठ है, तो उस दिन क्या करते थे? इसमें स्नान करते थे। और इसका निर्माण जिप्सम के गारों का प्रयोग करके किया गया था। मतलब कि इस विशाल का स्नानागार के नीचे वाले हिस्से में जिप्सम के गारे लगाए गए थे। जिप्सम यानी कि पीओपी, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिससे क्या था कि पानी का जो रिसाव था वो कहीं और नहीं जाता था, पानी बिल्कुल स्थिर वहीं पे बना रहता था। तो इस तरीके से विशाल का स्नानागार का निर्माण हड़प्पावासी करते थे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी बुक का जो 3 टॉपिक है उसको हमने कवर कर लिया। टॉपिक नंबर 3.1, 3.2 और 3.3, ये 3 टॉपिक आज की इस वीडियो में हमने किया है। इसके अलावा आगे के जो टॉपिक है उसको अगले पार्ट में समझाया जाएगा आपको। इस चैप्टर पे अभी तक 2 पार्ट की वीडियो बन चुकी है, तीसरी पार्ट की वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगी। दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।